प्रिय बच्चों, अभी हम पिछले पीरियड में रस और अलंकार के विषय में चर्चा किया था और उसी कड़ी में हमने पिछले पीरियड में हिंदी में काव्य साहित्य का जो क्रमिक विकास है उस पर चर्चा की। आज हम छंद के विषय में खास तौर से जानना चाहेंगे कि आखिरकार कविता में जब कोई कवि काव्य रचना में छंद निर्धारित करता है तो वो किस तरह से अपने काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें क्या क्या करता है। अगर छंदबद्ध रचना नहीं है, उसमें कोई छंद नहीं है, तो वो रचना प्रभावशाली नहीं होती। और छंद की परिभाषा में वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक आदि नियमों से बंधी हुई पद्यबद्ध रचना ही छंद कहलाती है। अगर हम किसी रचना में वर्णों का सही क्रम नहीं है, मात्राओं का सही क्रम नहीं है, उसमें यति का मतलब होता है विराम, ठहराव, और गति का मतलब होता है प्रवाह, और लय एक जो कर्ण मधुरता है, कानों को अच्छा लगने वाला, और तुक ये तुकबंदी, ये 6 नियम जो हैं छंद के खास तौर से माने गए हैं। ये 6 अंग प्रमुख होते हैं। अगर इन अंगों में अगर एक भी का अभाव है तो वो रचना कोई भी छंद कहलाने के योग्य नहीं होती। छंद प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक होता है और पहला है मात्रिक। मात्रिक छंद की विशेषता है कि इसकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है, और जो वर्णिक छंद होता है उस वर्णिक छंद की गिनती जो है प्रायः वर्णों के आधार पर होती है। और इनको जब हम मात्रा की गणना करते हैं तो ह्रस्व और दीर्घ वर्णों पर विचार करते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है लघु, अर्थात जिस वर्ण में छोटी मात्रा लगाई गई हो, जैसे छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। इनका मान जो होता है एक होता है, जिसे हम सरल रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और गुरु वर्ण जो होता है उसको हम बड़ी मात्रा लगे हुए वर्ण को हम 2 मान करके उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसको संबोधित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम वक्र रेखा का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मान 2 होता है। लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण ये दोनों इस तरह से सरल रेखा और वक्र रेखा के माध्यम से जाने जाते हैं। इस तरह से हमारे छंद के कुछ अगले नियम भी हैं। बिना हम उन नियमों के हम अपनी छंद की जो यात्रा है उसे पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अगले पीरियड में इसी समय फिर से हम छंद के कुछ खास नियम हैं, उन नियमों को लेकर के तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगे। इसी समय पर धन्यवाद।